मौत का स्मरण जितना गहरा होता है, जितना गहन होता है, उतना ही जीवन और तलों पर उच्चतर से उच्चतर होता चला जाता है। ओशो सतत मौत का स्मरण दिलवाते हैं, क्योंकि ध्यान की यात्रा, साधना की यात्रा, बुद्धत्व की यात्रा मौत के स्मरण से शुरू होती है। जितनी गहन मौत का स्मरण। हमारे परिवार में एक तोता हुआ करता था, बहुत प्यारा था, अच्छा था, काफी सालों तक हमारे साथ रहा। एक दिन रात को अचानक वो फड़फड़ाया। मैंने उठकर उसको आवाज दी। वो नीचे गिर पड़ा था। उसने 180 डिग्री अपना चेहरा घुमाया, मुझे देखा और बस उसकी आंखें पथरा गई। पहली बार मैंने मौत को इतना करीब से देखा। पल के हजारों हिस्से में जीवन सरक के मृत्यु में चला गया। वो पथराई आंखें, वो उसका मृत शरीर गहरा रहा मेरी यादों में, आज भी। जब ओशो से मिला, ओशो के सामने बैठे, अब एक वो पूरी कहानी है, छोटा सा बात को यहाँ उससे लिंक जोड़ पाऊंगा। ओशो ने मेरे को आंखें बंद करने के लिए बोला था, तो मैंने आंखें बंद कर ली। फिर अपने पास बुला के माला डाली और सिर पे हाथ लगा के। तो मुझे तब तक कुछ पता नहीं था, तब तक मेरी आंखें भी बंद थी। ओशो ने कहा, मेरी तरफ देखो। और जब मैंने आंखें खोली तो इतना करीब ओशो का चेहरा, और वो जीवन से भरी आंखें, वो अमृत से भरी आंखें, वो अनादि अनंत तक फैले चैतन्य की आंखें। तो ये दो ध्रुव बन गए मेरी जिंदगी में। एक जीवन जा चुका, एक जीवन से लबालब। इन दोनों के बीच जीवन के अनुभव, उतार चढ़ाव चलते रहे। आज सुबह 4 बजे उठ गया था, रोज की तरह। सुबह उठ जाता हूँ तो देखता हूँ कि भूली अगर सो रही तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा हिलूं टिलूं नहीं, क्योंकि फिर ये इसकी नींद खराब हो जाती है। तो ये सोई हुई थी, तो मैं पूरा रिलैक्स होकर ऐसा कई बार करता हूँ, शायद हम सभी करते हैं। तो 1 घंटे तक इन दो आँखों के बीच में कुछ चलता रहा। पथराई आंखें, जीवन से भरी आंखें, पथराई आंखें। कितना न कोमल है जीवन। एक सांस गई, एक सांस आई। किस वक्त ये सांस जाएगी और वापस नहीं आएगी, और कभी भी हो सकता है ऐसा। सांसों का ऐसा नाजुक
सतत जन्म से लेकर मृत्यु तक। विपश्यना ध्यान में यही सब देखना होता है। एक सांस गई, एक सांस आई। ओशो बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि सांस जीवन और मृत्यु के बीच की सेतु है, शरीर और आत्मा के बीच की सेतु है। और जब हम उसको सतत देखते हैं तो उसके बीच हम अनुभव कर पाते हैं। एक सांस गई, एक सांस आई। और कोई पल आएगा जब ये सांस जाएगी और वापस नहीं आएगी। कई चीजें चलती रहती है। ओशो के पास दुनिया भर से लोग आए। ओशो के पास हमने अनेक चीजें होते देखी। ओशो के नाम से आज कितनी ही मूर्ताएं चल रही है। जब उस सबको मैं याद करता हूँ तो क्या किसी को याद भी है कि मौत आने वाली है, मौत आ जाएगी? कितना ओशो याद दिला रहे हैं। और अगर मौत की स्मरण हो जाए तो क्या ये देवदत्त, ये लठ भारती, ये जबलाधारी, ये मालाधारी, ये जो कुछ करते फिर रहे, अध्यात्म का इन सब से क्या संबंध? ओशो से इनका क्या संबंध? ये पदों के अहंकार, शक्ति की कामना, ओशो के पास आने के बाद भी वैसी की वैसी बनी रहे तो व्यक्ति की मूर्ता कितनी होगी, कोई अंदाज लगा सकता है? क्योंकि अगर ओशो जैसे सद्गुरु के कार्य में भी हम ईमानदारी से नहीं जुड़ पाए तो मूर्ता का तो कोई अंत ही नहीं। क्योंकि आम आदमी ने तो कभी ओशो को सुना ही नहीं, उनको कभी भी इन चीज़ों के बारे में पता नहीं, न मृत्यु के बारे में पता, न अमृत के बारे में पता। लेकिन हमें तो ओशो सतत याद दिलाते रहे। जब मैं ओशो के नाम से होते इन सब ढोंग ढकोसलों को देखता हूँ तो मैं कतई नहीं मानता कि इनका ओशो के कार्य से कोई भी संबंध है ही नहीं। ये मूर्ता, ये औसत बुद्धि के दिखावेबाज, कामी, अय्याश, अहंकारी, ढोंगी, नकलची ये तो निम्न स्तरीय आत्मा है, बेहद निम्न स्तरीय। मेरे को ईमानदारी से पूछो तो अगर ओशो राजनेता को सबसे निचले स्तर का कहेंगे, मैं राजनेता से भी नीचे, क्योंकि राजनेता तो फिर भी माफ़ किया जा सकता है क्योंकि उसने ओशो को नहीं सुना। इनने तो ओशो को सुना, ओशो का जाप भी कर रहे हैं। क्या क्या नहीं कर रहे यार। रोज सोशल साइट्स पे एक नई मूर्ता देखता हूँ, हर कोई उठ के आ जाता और पता नहीं क्या क्या करने लगता है। और ये ध्वजवाहक बन रहे हैं। तो मैं नहीं मानता कि अध्यात्म की यात्रा ऐसे चलती है, साधना की यात्रा ऐसे चलती है। और मैं कतई नहीं मानता कि ये जो बाहर से जबला पहन के और ओशो करने से कोई ओशो का शिष्य हो पाता है। नहीं, ओशो के संदेश को जीने वाला ईमानदारी से, वो मूल्यवान। अब मैं कल अभी एक कॉमेडियन कुणाल कामरा का काफ़ी चल रहा है, तो
उसने एक वीडियो डाला जिसमें उसने आखिर में एक फोटो के साथ में कोटेशन डाला, जहां डर खत्म होता है वहां से जीवन शुरू होता है, ओशो। और इस बात का जिक्र कई बुद्धिजीवियों ने किया जब अपने उन्होंने प्रोग्राम बनाए थे कि कुणाल कामरा ने ओशो का कोटेशन डाला। जब मैं कुणाल कामरा के जीवन को देखता हूँ, जो उसका सहजता है, सरलता है, हास्य और विनोद है और अंडरस्टैंडिंग है और साहस है, तो लगता है कि ओशो को ऐसे जिया जाता है। किसी जबले की और माला की और ढोंग ढकोसलों की और दाढ़ियों की कोई जरूरत नहीं। ये मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि बाहर के सारे रंग रोगन की उनको जरूरत पड़ती है जिनके भीतर कुछ भी नहीं कटा, अंदर से कंगाल हैं, दरिद्र हैं और लकवाग्रस्त हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ इन रुग्ण लोगों से दूर रहिए। इनने अपने जीवन तो बिगाड़े ही है, ये आप लोगों के जीवन भी बिगाड़ देंगे और बिगाड़ रहे हैं, बुरी तरीके से बिगाड़ रहे हैं। मेरे लिए कुणाल कामरा जैसे लोग बहुत महत्व रखते हैं, जो ओशो का उपयोग अपने जीवन को या अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए नहीं, जरा भी नहीं कर रहे। ओशो उनके लिए एक विजन है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक साहस है, और वही ओशो का होने का अर्थ है, मतलब है, आशय है। अगर मैं जब देखता हूं तो मेरे को ये लोग ज्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं, ज्यादा ओशो के करीब लगते हैं। लेडी गागा जब भारत आई और प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो उसने बोला कि मुझे भारत के बारे में ओशो से पता चला। और पूरी दुनिया के अंदर ये जो साहसी लोग हैं, ये जो प्रतिभावान लोग हैं, ये जो इंटेलिजेंट लोग हैं, ये जो जीवन से भरे लोग हैं, ये ओशो की चेतना से जुड़ रहे हैं, ओशो को पढ़ रहे हैं, ओशो को सुन रहे हैं और धीरे धीरे ओशो उनके जीवन में उतरते जा रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं, रूपांतरण ला रहे हैं, और किसी ढोंग ढकोसले की जरूरत नहीं। ओशो को जीने के लिए, ध्यान को जीने के लिए, बुद्धत्व के अनुभव के लिए, अमृत के अनुभव के लिए ये बाहरी आवरणों की कतई जरूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ और सिर्फ भीतर की कंगाली को दर्शाते हैं। भीतर इतना रीतापन है कि बाहर के अगर ये नहीं करे तो पता चल जाए कि ये लट्ठ भारती में और ये देवदत्त में रखा क्या है। बहुत सूगले हैं ये, बहुत गंदे और भद्दे हैं। ये सारे रंग रोगन करने पड़ते हैं, तब जाके थोड़ा बहुत उनको लगता है कि यस। फिर बातें करनी पड़ती है कि हम ओशो कैसे करीब रहे, हमने ऐसा ओशो के सामने गाया, हमने ऐसा ओशो के सामने ये किया, हमने ओशो के सामने वो किया, क्योंकि ये सारी बातें बतानी पड़ती है। तब जाके जैसे तैसे इन टटपूंजियों की थोड़ी बहुत बात बनती है। कुणाल कामरा को सब करने की कोई जरूरत नहीं, उसको कतई दावे करने की जरूरत नहीं कि ओशो के बहुत करीब रहा। वो साहस से जी के बता रहा है कि ओशो का विजन उसके लिए क्या है। और ये जो साहस उसमें आता है, इन टटपूंजियों से क्या लेना था, इनमें क्या साहस। ये एक देवदत्त ने कुछ समय पहले माफी मांगी थी हाथ जोड़ के, फटी। कुणाल कामरा खड़ा हो गया ऐसी आंधी के खिलाफ कि नहीं, मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा। इसीलिए ये बेहुदे लोग
ये फट्टू लोग ये ओशो का भी अपमान करवा रहे हैं। कभी किसी ने कल्पना की ओशो किसी से माफ़ी मांगेंगे? और ये जबले माला पहन के और टोपी लगा के माफ़ी चाहते हैं। शर्म करो यार तुम अपने साथ ओशो को भी टट्टी में खींच के ले जा रहे हो। इसीलिए मेरा अपना कहना तो ये है कि ओशो को पढ़ा जाए, सुना जाए और ध्यान में उतरा जाए ईमानदारी से, जैसा ओशो ने हमें समझाया। ओशो की पुस्तक के ध्यान, योग, प्रथम और अंतिम मुक्ति, उसको ठीक से पढ़ा जाए, उसमें ध्यान विधियों को ठीक से पढ़ा जाए, उसमें ओशो ने उन ध्यान विधियों के बारे में जो बताया करने के लिए उससे समझा जाए। ये टटपुंजे लोग, इनके जीवन में कुछ नहीं हुआ तो किसी और के जीवन में इनसे क्या हो? तो ये हो हल्ले में पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है। ये तंत्र ध्यान कुछ नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बकवास है और कुछ भी नहीं है। हाँ, अब 1 अरब 40 करोड़ के देश में 100-200 लोग कहीं इकट्ठे हो भी जाए तंत्र ध्यान के नाम से, या कुछ तो मायना क्या रखता है? ये 1 अरब 40 करोड़ लोगों में कुणाल कामरा एक आवाज बन के उभरता है और वो अपने साथ ओशो को खड़ा करता है, अपने को ओशो के साथ खड़ा करता है और सारे बुद्धिजीवी ओशो को याद करते हैं उस संदर्भ में। और देश की प्रतिभा ओशो को सुनती है कि ओशो बोलते हैं जहाँ डर खत्म होता है वहाँ से जीवन शुरू होता है। ये होता है ओशो का काम करना, ये होता है उस चेतना तक ओशो संदेश को पहुंचाना जो पात्र है ओशो को सुनने के लिए। मैं जब इस तरफ देखता हूं तो बहुत बहुत आनंद आता है, खुश होता हूं कि ओशो की बात यूं पहुंच रही। हाँ, पर इन टटपुंजियों को जब देखता हूँ इनके जब कारनामे देखता हूँ तो हंसी जरूर आती है कि क्या तमाशा कर रहे हैं यार ये। तो यस, सावधान रहें, सूतियों के चक्कर में न पड़े। ये कितना ही दावे करे किसी तरीके के कोई मतलब नहीं रखते। हाँ, कुछ मेरे और वीडियो आने हैं जिसमें मैं विस्तार से बात करूँगा। ओशो की देह से जाने के बाद 34 साल में ओशो का कार्य किस तरीके से चला, शुरू से लेके आज किस दशा में पहुंच गया, किस दशा में ओशो छोड़ के गए और किस दशा में आज आ गया, तो मेरे कुछ एपिसोड अभी इसी के ऊपर आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आर्थिक मदद करें। निश्चित रूप से आर्थिक मदद अगर मुझे मिलती रही तो मैं काफ़ी कुछ बोलना चाहता हूँ और बोलूँगा, क्योंकि पता नहीं ये आती जाती सांस की डोर कब टूट जाए। तो जो मैंने देखा, जो मैंने अनुभव किया, उसको मैं ईमानदारी से अभिव्यक्त कर देना चाहता हूँ, करना ही चाहता हूँ। सहयोग अगर होगा तो ये मैं कर पाऊँगा, क्योंकि निश्चित रूप से आर्थिक परेशानियों से तो थोड़ा सा है। अभी मेरे कुछ नए एपिसोड हो रहे हैं।